हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम अपने चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है 1931 में। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कम्युनल अवार्ड्स। कम्युनल अवार्ड्स के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ इट्स मंथ। क्योंकि पंजाब का एक एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हुआ था 2015 का, उसमें आपसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया गया था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब हुआ क्या, एक कमेटी बिठाई गई थी जिसका नाम था इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। ठीक है, अब कमेटी बिठाई है तो कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन तो होगी, कोई ना कोई इसके आउटकम्स निकल के आएंगे। तो इसी इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी को हम लोथियन कमेटी भी कहते हैं। तो कम्युनल अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ऑन 16 अगस्त 1932। तो ये जो अवार्ड था कम्युनल अवार्ड, किसने अनाउंस किया था? ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को ये अवार्ड अनाउंस कर दिए थे। कम्युनल अवार्ड किसको प्रोवाइड करने थे? इट वॉज प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख एंड एंग्लो इंडियंस। लो जी, जिस चीज़ को नेहरू रिपोर्ट का ईयर याद है ना, 1928 में जो आई थी, उसमें कोई बात नहीं हुई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। सीधा बोला था कि हम फोकस करेंगे जॉइंट इलेक्टोरेट के ऊपर, कोई डिवीज़न नहीं होगी जाति के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे, कोई डिवीज़न नहीं होनी थी। पर फाइनली ये जो कम्युनल अवार्ड था ये उनको दिया गया जो सेपरेट इलेक्टोरेट में आने वाले थे, चाहे से वो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, मुस्लिम्स हैं, यूरोपियंस हैं, सिख हैं या फिर एंग्लो इंडियंस हैं। इस वजह से गांधी जी ने फास्ट ले लिया, ठीक है, व्रत कर लेते हैं अनटू डेथ टू गेट इट रिवोक, ताकि ये जो चीज़, ये जो कम्युनल अवार्ड शुरू किए हैं ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने, ये रिवोक कर दिए जाएँ, कट ऑफ कर दिए जाएँ, अबॉलिश कर दिए जाएँ। तो इसलिए गांधी जी फास्ट कर लेते हैं अनटू डेथ, व्रत करना है जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक। अब इसकी वजह से एक डेडलॉक हो जाता है गांधी जी के बीच में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखो, कम्युनल अवार्ड सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, कौन? डिप्रेस्ड क्लासेस आ रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं दलित्स की हम बात कर रहे हैं। और दलित के लिए कौन आगे उठ के आए थे? बी आर अम्बेडकर साहब, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो इस वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा डेडलॉक आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो फेवर में थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ताकि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दलित्स को भी अलाउ हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब ये जो डेडलॉक था ये कब जाके रिजॉल्व हुआ? जब अंबेडकर एंड गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया। बस अगले ही महीने कम्युनल अवार्ड आए, कौन से महीने में? अगस्त में। अगस्त मंथ के बाद आपका आ जाता है पूना पैक्ट, दैट केम इन मंथ ऑफ सितंबर 1932। अब पूना पैक्ट जब आता है तो अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो रिजॉल्व हो जाता है। अब इस पूना पैक्ट के अंदर था क्या? तो पहली चीज़ तो यही याद आपने रखनी है कि अब गांधी जी तो खैर आइडियोलॉजी के हिसाब से डायरेक्शन दिया करते थे पार्टीज़ को। अब पूना पैक्ट 1932 में क्या था? पहले तो सिग्नेचर किस किस के बीच में हुए? एक तो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे और दूसरे मदन मोहन मालवीय थे। महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय जी ने सिग्नेचर करे थे। अब पूना पैक्ट के हिसाब से जो आइडिया है सेपरेट इलेक्टोरेट का डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, उसको अबंडन किया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए, इंस्टेड रिजर्व सीट्स दे दी जाएं डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो इससे हुआ क्या, जो रिजर्व क्लासेस थी उनके फेवर में ही चलेगी दोबारा से बात, ठीक है। रिजर्वेशन इसमें अलाउ कर दी गई, पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट था इसको कट ऑफ कर दिया गया, ये अबंडन कर दिया, कट कर दिया। तो रिजर्व सीट्स अब डिप्रेस क्लासेस को मिल चुकी हैं, जितने भी यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करते थे। इंडिपेंडेंस जब हम पॉलिटी में देखेंगे हम कि कैसे स्टेट्स बनी थी, तो आप देखोगे कि 552 प्रोविंसेस बन रखे थे उस टाइम पे, प्रिंसली स्टेट्स बन रखी थी। तो अभी सारे के सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको सीट्स रिजर्व कर दी गई। और कितना नंबर इंक्रीज़ कर दिया गया? 71 से लेके 147 तक। तो नंबर भी याद रखोगे आप कि जो नंबर था इसका वो इंक्रीज़ कर दिया गया था फ्रॉम 71 टू 147। सेंट्रल लेजिस्लेचर, यहाँ जहाँ पे मेन गवर्नमेंट होती है, जो पूरे कंट्री को हेड करती है, दिल्ली में बैठती है, वहाँ पे रिजर्वेशन कितनी कर दी? 18% कर दी ऑफ ऑल सीट फॉर द मेंबर ऑफ डिप्रेस क्लास। सारे डिप्रेस क्लासेस के लिए 18% जो सीट्स थी वो दे दी गई। इसके बाद आता है थर्ड आरटीसी, दैट इज़ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ईयर आ चुका है 1932। हमारी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो तो हो चुकी है 1931 में, और उससे पहले जनवरी मंथ में 1931 की ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और याद करो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें बोला गया था कि आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो सेकेंड आरटीसी में बोला था हमने कि आएंगे। गांधी पैक्ट के हिसाब से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी गए थे ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर 1932 में जो आई।
अब देखो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है इंडिया के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए जा रहे हैं। तो जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, ये अगेन लोकेशन वही है, लंदन, तीनों ही वहीं पे हुई ना, फर्स्ट भी हमने वहीं पे देखी, सेकंड भी वहीं पे देखी, थर्ड भी लंदन में ही हो रही है। कब से कब तक हुई? तो नवंबर 17 1932 टू दिसंबर 24 1932। अब कांग्रेस को इस बार कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ था, इनविटेशन रिसीव नहीं हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ना ही कांग्रेस अपने आप वहाँ पे आना चाहता था। तो ना तो ब्रिटिशर्स ने बुलाया, ना तो कांग्रेस खुद जाना चाहती थी। वो तो पहले भी अवॉइड ही कर रहे थे। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो महात्मा गांधी जी चले गए थे आईएनसी के बिहाफ पे, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट सॉल्व हो साइन हो रखा था, तो उसके बिहाफ पे जाना पड़ा था। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो ब्रिटिशर्स ने ना तो आईएनसी को बुलाया, ना तो आईएनसी के खुद जाना चाहते थे। अब आ जाता है मंथ ऑफ फैब 1933, एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन द हाउस ऑफ कॉमन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। तो मतलब अभी बिल बना है, बिल को क्या होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन वगैरह लगते हैं, पहले बिल का पास होना ज़रूरी होता है, स्पेशल मेजॉरिटी आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो अब पढ़ते हैं हम, पर इस टाइम पे हुआ क्या कि एक बिल पास कर दिया गया, जिसके तहत बिल तो 1933 में आ चुका था, वो पास हुआ जाके 1935 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब इसी बात पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट करी गई थी, जिसके अंदर ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों ही इन्वॉल्व थे। ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, और साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स बन रखी हैं थ्रू आउट द नेशन, वो भी इन्वॉल्व थी। ये जो फेडरेशन थी ये कभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं, जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसकी बात कर रहे हैं अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले की है जो, तो ये कभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं, क्योंकि जो कंडीशन थी फेडरेशन की वो कभी फुलफिल ही नहीं हुई। अब देखो, दो तीन शब्द आप पढ़ते हो, एक होता है आपका कन्फेडरेशन, ठीक है, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। आज आप क्या पढ़ते हो? जब पार्ट 1 पढ़ेंगे ना हम पॉलिटी का, तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, तो वहाँ पे वर्ड होगा यूनियन, यानी कि जो भारत की स्टेट एक बार बन जाएगी वो फिर उसका अटूट पार्ट है, वो उससे निकल नहीं सकता। बहुत सारी स्टेट जुड़ी थी तब जाके हमारा यूनियन बना था, तो अब वो बाहर नहीं, अपनी नई कंट्री नहीं बनाएगा, तो दैट इज़ यूनियन। कन्फेडरेशन, फेडरेशन हम देखेंगे इन पॉलिटी वाला लेक्चर। तो अभी ये देखो, 3 लिस्ट आ गई थी इन डिविजन्स के तहत, कौन कौन सी? एक थी फेडरल लिस्ट। आज भी आप जब शेड्यूल्स पढ़ते हो ना, शेड्यूल नंबर 7 जब आता है तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर के तहत आप 3 लिस्ट पढ़ते हो, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो आज के टाइम से पढ़ते हो, पर उस टाइम पे 1933 की जब बात कर रहे हैं तो फेडरल लिस्ट जो थी ये पूरी की पूरी सेंटर देख रहा था। प्रोविंशियल लेवल पे जो लिस्ट बनी हुई थी वो प्रोविंसेस देख रहे थे, कॉन्करेंट लिस्ट सेंटर वाले भी देख रहे हैं और प्रोविंसेस भी देख रहे हैं। तो ये तो उस टाइम के हिसाब से था। जो वाइसरॉय थे उनके पास रेजिड्यूरी पावर्स एलोकेट कर दी गई थी, रेजिड्यूरी पावर वगैरह हम सारा देखेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन में। और एक्ट था 1935 का, इसको अबॉलिश कर दिया गया डायरकी की फॉर्म। अब जो एक्ट था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया। जो ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था उसको अबॉलिश कर दिया जाता है प्रोविंशियल लेवल पे, और इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी कि जो प्रोविंस में एक मेन लीडर होगा दैट इज़ गोइंग टू सर्कुलेट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये अपने हिसाब से मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब ड्यूअल सिस्टम नहीं बचा था। डायरकी का क्या मतलब होता है? तो डबल गवर्नमेंट भी होता है, जिसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही रूल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी आ गया, लेजिस्लेचर भी आ गया। आज जब आप 4 पिलर पढ़ोगे, ये प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, कौन कौन से आते हैं? एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है, जुडिशरी आती है और आपका मीडिया आ जाता है। तो यहाँ पे 2 हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी? एक तो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं और दूसरा हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। अभी ये जो थे, इनको जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर थे रिजर्व कर दिए और इनको ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बना दिया रिस्पेक्टिवली। मतलब ट्रांसफ़र का मतलब है कि दोनों ही तरफ, दोनों ही पार्टीज़ इनको ऊपर चेक रखेंगी। ये जो एक्ट थी इट प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर एंड रिसोर्सेज टू द प्रोविंसेस। अब इंडिपेंडेंस आ गया, जब देखो ऑटोनॉमी वर्ड आ गया तो इंडिपेंडेंस अल्टीमेटली आ जाएगा। अब सारे प्रोविंसेस अपने हिसाब से रूल्स चला रहे हैं, तभी तो स्टेट जब बननी थी ना, अभी हम देखेंगे पॉलिटी के अंदर जब 552 प्रोविंसेस बन रखे थे तो काफ़ी सारी जो प्रोविंसेस थे वो तो मान गए थे कि ठीक है स्टेट बन जाते हैं। 2-3 बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। एक हैदराबाद के निज़ाम होंगे जूनागढ़ वाले एरिया में, और कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इनको देखेंगे हम कि कैसे कैसे ऐड किया गया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो डायरकी थी वो कहाँ पे बची? सिर्फ सेंटर लेवल पे। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से जो सब्जेक्ट होगा दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड अंडर फेडरल लिस्ट, और रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के तहत इनको डिवाइड कर दिया गया।
1935 के तहत बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर बनाने की बात करी गई, यानी कि 2 हाउसेज होंगे, एक को बोल दिया फेडरल असेंबली यानी कि लोअर हाउस रहेगा, और दूसरा बनेगा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस रहेगा। आज का अपर हाउस कौन सा आ जाएगा? राज्यसभा आ जाएगा। लोअर हाउस कौन सा आ जाएगा? लोकसभा आ जाएगा। तो उस टाइम पे कौन कौन बनाए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल असेंबली, और दूसरा कौन सा बनाया था? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो लोअर हाउस एंड अपर हाउस बना दिए गए थे। अब कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत, जैसे माइनॉरिटीज़ बना दी, वीमेन बना दी, डिप्रेस्ड क्लास। आज के जब फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ें तो आर्टिकल 29 जिसमें मेजॉरिटी की भी बात करी गई है और माइनॉरिटी की भी बात करी गई है। तो आर्टिकल 29 इज़ नॉट स्पेसिफिक टू माइनॉरिटी ओनली, बट मेजॉरिटी की भी वो बात करता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए सेक्शंस किस किस को दिए गए थे? तो एक तो माइनॉरिटीज़, जैसे आज के टाइम पे हम 6 माइनॉरिटीज़ पढ़ते हैं। सिख आ जाते हैं, बुद्धिज़्म आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, पारसी आ जाते हैं, मुस्लिम्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो पारसीज थे, ज़ोरेस्ट्रियन थे, और जैन जो थे ये 2014 में ऐड हुए थे। बाकी ये 1992 में बन गए थे माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये तो बाद की बातें हैं। अब ये जो एक्ट है इसके तहत बाईकैमरलिज्म स्टार्ट हो जाता है 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, 6 आउट ऑफ 11। बाईकैमरल स्ट्रक्चर का मतलब कैसे होता है? जैसे अभी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आप पढ़ते हो, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी बाईकैमरल स्ट्रक्चर बन रखा था। अब ये जो एक्ट है 1935 की, ये फेडरल कोर्ट बनाता है विद ओरिजिनल एंड एपेलेट पावर्स। अब देखो, एक ओरिजिनल फॉर्म है जहाँ पे मेन जो है प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और एपेलेट जो होता है वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया जा रहा था। तो ये दोनों पावर्स एलोकेट कर दी गई थी। फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश करा गया दिल्ली में 1937 में, ताकि जो डिस्प्यूट आ रखा था सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, उसको रिजॉल्व किया जा सके। 1935 एक्ट के तहत डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। खैर अभी इलेक्शन हम देखेंगे 51 तक होंगे। हाउएवर जो फ्रेंचाइज थी वो बहुत लिमिटेड थी। और बात किसकी करी थी नेहरू रिपोर्ट में? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, यानी कि कोई कास्ट, कोई जेंडर, उसके बेसिस पे नहीं होगा डिसाइड कि कौन वोट करेगा। वहाँ पे एज का क्राइटेरिया पहले तो 21 ईयर्स था ना, फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम पॉलिटी में देखेंगे, उसके तहत क्या होगा, आप एज के अंदर रिडक्शन देखोगे कि 21 से 18 ईयर्स तक की आ जाएगी। उसके बाद इस रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बिहार और उड़ीसा को कार्व आउट कर दिया गया और एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आ रहा था ये वाला हिस्सा, यानी कि बिहार वाला भी और उड़ीसा वाला भी। पर बाद में क्या किया गया, इस रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रोविंस जो है वो बना दिया गया। जबकि जो सिंध वाला एरिया था, सिंध जो था उसको यहाँ पे आ गया, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, यहाँ पे सिंध वाला एरिया आ जाएगा आपका। हेयर इज़ बॉम्बे वाला पार्ट सारा का सारा, तो इसको सीड कर दिया गया, सिंध अलग प्रोविंस बना दिया गया। जो बर्मा था, बर्मा यानी कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, तो जो बर्मा था उसको सेपरेट कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया से 1935 में। तो म्यांमार पहले कंट्री नहीं था, अपना ही हिस्सा था, तभी तो अखंड भारत बोला करते थे एक टाइम पे। तो अब 1935 में ब्रिटिश इंडिया के तहत बर्मा को सेपरेट कर दिया जाता है। ईयर याद रखिएगा, अभी दोबारा से आएगा पॉलिटी के अंदर। एडन यमन के अंदर है। they were separated from the Bombay presidency and made a separate colony of the British crown। यमन को सेपरेट कर दिया गया। सोचो मिडल ईस्ट तक बात हो रही है, मिडल ईस्ट, तो इनको भी सेपरेट कर दिया गया और एक सेपरेट कॉलोनी बोल दिया ब्रिटिशर। अभी भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है पर इंडिया की टेरिटरी में नहीं रहा, वो सेपरेट ही कर दिया। फिर आते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। अब कांग्रेस एग्री हो चुका था कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे 11 प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर, 1937 में एक्सेप्ट कर लिया था। कांग्रेस ने क्या किया, जो मोस्ट ऑफ प्रोविंसेस थे एक्सेप्ट सिंध, बंगाल, पंजाब, असम, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, इनके अलावा सब जगह पे पोल को कंडक्ट करवाया। कांग्रेस ने एक कोलिजन गवर्नमेंट भी बनाई असम के साथ, और जो असम यानी कि इधर नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इन दोनों की जगह पे बात हो रही है, इनके साथ कोलिजन गवर्नमेंट बना ली कांग्रेस ने। और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसको सिकंदर हयात खान रूल कर रहे थे फ्रॉम द पंजाब, और कृषक प्रजा पार्टी जो थी जिसको फजल उल हक रूल कर रहे थे, एंड मुस्लिम लीग था, ये गवर्नमेंट बनाते हैं बंगाल वाले क्षेत्र में। तो ये तीनों बंगाल वाली, ये तीन नहीं सॉरी, जो मुस्लिम लीग है ये बंगाल वाले एरिया में आ चुका है, और कृषक प्रजा पार्टी जिसको फजल उल हक कर रहे हैं लीड, वो भी बंगाल में आ चुका है। बट यूनियनिस्ट पार्टी ये सिकंदर हयात खान जो रूल कर रहे हैं वो पंजाब में आ चुकी है। कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज़ बनाई इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 7 जगह पे मिनिस्ट्रीज़ बना ली, पर 11 थे टोटल। बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस वही है, यूपी वाला एरिया, ऊपर उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ करता था इसके साथ।
मद्रास, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, 1939 का टाइम पीरियड है। अब जैसे ही पोलैंड को इन्वेड करा जाता है नाजी रिजीम के द्वारा, नाजी जर्मनी में जो हुआ करते थे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट कर जाता है। मंथ था सितंबर, ईयर था 1939। जबकि ब्रिटेन और फ्रांस अगर देखोगे तो वो पोलैंड की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो ब्रिटेन और फ्रांस हैं, देवर इन द पोलैंड साइड। ये खैर वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पूरा ही करना है, पर पोलैंड के फेवर में थे ब्रिटेन और फ्रांस। इंडिया वॉज ड्रैग्ड इन द वॉर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन नेशनल लीडर्स। अब अगेन वही काम कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब इनको चाहिए थे ट्रूप्स, सोल्जर्स, तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस को ही रिक्रूट किया, काफ़ी पैसे दे दिए फैमिलीज़ को और रिक्रूट कर लेते हैं और ले जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। इंडियन नेशनल लीडर्स को कंसल्ट नहीं किया गया। पर आज के टाइम पे थोड़ी होगा ये, आज तो हम सॉवरेन नेशन है, अगर हम भेजना चाहते हैं तो भेजेंगे, नहीं भेजना चाहते हैं दैट इज़ अवर चॉइस। पर उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्सफुल तरीके से इंडियंस को वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। और कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश को टू मेक दी स्टैंड क्लियर ऑन द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इम्पेरियलिज्म बाय डिक्लेयरिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विद रिगार्ड टू इंडिया। अब कांग्रेस ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिशर अगली बार से ऐसा ना करें, उनको डिफरेंस पता होना चाहिए डेमोक्रेसी और इम्पेरियलिज्म के बीच में। आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे इंडियंस को आप किसी भी वॉर के अंदर लेके जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो किस फेवर में थे, उनका ओपिनियन था कि जो वॉर थी दैट वाज बीइंग फॉट फॉर सस्टेनिंग इंपीरियलिज्म एनेक्सेशन एंड डोमिनियन ऑफ कॉलोनीज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस वॉर के अगेंस्ट थे बिकॉज उनको दिख रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कॉलोनीज बनाने का काम कर रहे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड और चाहते हैं कि हम ही डोमिनेटिंग बने रहें, अपनी ही डोमिनेंस को शो कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसके फेवर में नहीं थे। नेहरू ने ब्रिटिश को फेवर किया और उनके अलाइज को भी ओवर फेसिज्म दैट वाज सपोर्टेड बाय गांधी जी। अब यहाँ पे आगे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेहरू एंड गांधी जी अगेन। सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं कांग्रेस से इन पार्टनरशिप। अब देखो 1939 में याद है ना, इलेक्ट तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए थे फॉर द प्रेसिडेंटशिप, पर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ नेताजी एंड गांधी जी। तो गांधी जी काफ़ी डिससेटिस्फाई भी हुए थे कि ये प्रेसिडेंट अगर बन जाते हैं तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे गांधी जी को, तो इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था फ्रॉम द आईएनसी। तो किसी भी सेशन में फिर पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। और उसके बाद जैसे ये लीव करते हैं, रिज़ाइन करते हैं फ्रॉम 1939 में जो आईएनसी का सेशन चल रहा था, तो उसके बाद ये बना लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक और जर्मन्स के साथ जाके अलाई कर जाते हैं, ठीक है, और जापानीज़ के साथ अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनीज। तो अब ये जर्मन और जापानीज़ उनके साथ मिल जाते हैं रादर देन ब्रिटिश कॉलोनिस्ट। कांग्रेस पूछते हैं इंडियन गवर्नमेंट को जो कि रिस्पॉन्सिबल थी टू द सेंट्रल असेंबली, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री नहीं करते। अगेन यहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिल रही है जो इंडियन पार्टी है, और जिसकी तहत आप देखोगे कि ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और जो कांग्रेस है वो अपनी मिनिस्ट्रीज़ को ऑर्डर दे देती है कि रेजिग्नेशन दो ब्रिटिश के अंडर जो भी काम कर रहे हैं, और गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेन आपके पंजाब के एग्जाम में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर इट। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ये आपका मंथ आ जाएगा, दैट इज़ अक्टूबर 1940। अब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने 1939 में रेजिग्नेशन दिया, कांग्रेस को एज अ प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड ने। देखा, अब बोल दिया हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब इससे तो मुस्लिम्स में एजिटेशन आनी नहीं थी, उनको फिर से टेंशन होएगी कि जो इलेक्टोरेट है उसमें हमें पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा। तो साइकोलॉजिकली आप देख सकते हो कि किस तरह से डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करी गई थी बाय ब्रिटिशर्स। और उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पार्टिसिपेशन से एब्सटेन कर लिया, विड्रॉ कर लिया, उनको उस वॉर को अबेंडन कर दिया कि हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले। एंड कांग्रेस भी रिज़ाइन कर देते हैं ऑन 22 ऑफ दिसंबर 1939। कांग्रेस ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। ने 22 दिसंबर 1939 को एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस की तरह सेलिब्रेट करा, क्योंकि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने इस दिन रिज़ाइन करा था। अब आप कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हो कि इंडिया के अंदर रिलीजन के बेसिस में जिन्ना वर्सेस नेहरू चल पड़ा है, ठीक है, जिन्ना वर्सेस नेहरू। इसी वजह से पार्टीशन जो है और इजी हो जाएगा ब्रिटिशर्स के लिए कि पार्टीशन करवा दिया जाए बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसके अगेंस्ट ही थे ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। आईएनसी भी तब जाके माना था जब जिन्ना जी की तरफ से बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग के हिसाब से एक नई कंट्री हम बनाएंगे, रिलीजन के बेसिस पे कंट्री बनाएंगे, तो ज़बरदस्ती ही देना पड़ा था। जो मुस्लिम लीग थी मोहम्मद अली जिन्ना के
अंडर वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे फॉर दियर वॉर एफर्ट, क्योंकि इनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पार्टीशन करवा ही देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके मॉडर्न हिस्ट्री का। अब हम प्रोसीड करेंगे, जो हमारा 18 चैप्टर है उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैंने बतानी थी कि आप ना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे एक गूगल फॉर्म है और उसको आप फिल कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स नहीं चाहिए होता, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, सो दिस इज ऑल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, subscribe the channel. Thank you everyone, have a nice day, keep studying and keep watching.